मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। सोने की बढ़ती कीमतों के बीच क्या ये सही समय है गोल्ड में निवेश करने का? बीते एक साल में सोने में निवेश के विकल्पों ने कितना रिटर्न दिया है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। वहीं गोल्ड ईटीएफ और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है, ऐसे विकल्प जो हैं, क्या सोने में निवेश के बेहतरीन विकल्प हैं आज के समय में? करने वाले हैं खास चर्चा, कैसे बनाएं अपना गोल्डन पोर्टफोलियो। हमारे साथ इस वक्त जो खास एक्सपर्ट है उनका परिचय करा देते हैं। फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट से, और हमारे साथ है आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के इन्वेस्टमेंट के हेड चिंतन हरिया। फिरोज और चिंतन, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले शुरुआत इस रिपोर्ट से करना चाहेंगे जो कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की है, जिसमें ये आंकड़े सामने आ रहे हैं कि जो भारतीय सोने को खरीदने का मौका कभी चूकते नहीं हैं, उन्होंने जनवरी से मार्च की जो तिमाही रही है, हम क्वार्टर 1 की बात कर रहे हैं, उन्होंने कुछ खास खरीदारी नहीं की है गोल्ड की। ये जो पहली तिमाही के सोने की मांग में गिरावट के आंकड़े सामने आए हैं। फिरोज, क्या वजह आपको लगती है कि साल की शुरुआत में ही भारत में हम गोल्ड की खास तौर पर मांग में कुछ गिरावट देख रहे हैं? स्वाति जी, देखिए, गोल्ड की जो मांग है वो एक इंपोर्ट एक मेजरमेंट है। बट अगर आप इंडियन रिसाइकल्ड गोल्ड देखेंगे, वो 27.8 टन से रिसाइकल सेम पीरियड फर्स्ट क्वार्टर 25% बढ़ के अब ऑलमोस्ट अबाउट 34-35 टन की रिसाइकलिंग हुई है। तो ये जो इजाफा आया है 7-8 टनों में पहले क्वार्टर में, ये एक रीजन है क्योंकि इंपोर्ट करने की जरूरत कम पड़ गई आपके, क्योंकि इंडिया हैज बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ गोल्ड, नॉट फॉर 1-2-3 इयर्स बट फॉर डेकेड्स। दो डेकेड्स से हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हमारी अलमारियों में काफी गोल्ड पड़ा हुआ है। वापस अपने डॉलर खर्च करके बाहर से गोल्ड मंगाने के लॉजिक इतना नहीं बनता है। सो आई थिंक पीपल आर रियलाइजिंग दैट। दूसरी बात यह है कि अब देखें, अगर म्यूचुअल फंड की गोल्ड की ईयूएम की बात करूं तो वो 2,500-3 हजार करोड़ से बड़ा है जून से लेके 6-8 महीनों में। और जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की भी जो किस्तें आती रहती हैं, वो फिजिकल डिमांड, जो इंपोर्टेड डिमांड है, उसको घटा रहा है। इससे अच्छी खुशखबरी कुछ भी नहीं हो सकती गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि हम अपने डॉलर ज्यादा अच्छी तरह से खर्च कर सकते हैं, जिसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। अब ऑयल का रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते आप, गोल्ड तो हमारे पास ऑलरेडी है। सो आई थिंक दीज आर द 3 प्राइमरी रीजंस, स्वाति। बिल्कुल। चिंतन, साथ ही में ये तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट हुई। जो सोने के दाम है, गोल्ड के दाम आसमान छू रहे हैं, रिकॉर्ड हाई पर हमने देखे गोल्ड के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। वहीं पर जो दाम घटने के आंकड़े हैं उस पर अभी बताया फिरोज ने। इन दोनों को कैसे हम कोरिलेट करें? और दूसरी बात यही समझ में आती है कि बाजार में जब उथल पुथल है तो डेफिनेटली लोग सोने की तरफ, गोल्ड की तरफ जाते हैं एज सुरक्षित निवेश का मौका। तो अभी इन तमाम इंडिकेटर से हम क्या समझें? आप मुझसे पूछ रही है स्वाति जी? जी चिंतन, आपसे सवाल है। शुक्रिया। तो अगर हम गोल्ड की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत में आपने जैसे कहा कि अपने उच्चतम स्तर पर है गोल्ड के दाम, और पिछले 6 महीनों में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। वो 6 महीनों में अगर हम विश्व में देखें तो जो यूएस की बैंकिंग सिस्टम है उसमें, फिर यूरोप की एक बड़ी बैंक है उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स होने के कारण जो सेंट्रल बैंक्स है उनका रुझान काफी बड़ा है। इनफैक्ट जो पहले तिमाही है, आपने जो रिपोर्ट की बात कही, वो रिपोर्ट का पहला हिस्सा ये कह रहा है कि पहली तिमाही में 240 टन के आसपास बाइंग सेंट्रल बैंक्स ने की है गोल्ड की। तो पिछले 2-3 वर्षों में गोल्ड को सबसे बड़ा सपोर्ट सेंट्रल बैंक्स जैसे कि भारतीय सेंट्रल बैंक, चीन की सेंट्रल बैंक, टर्की इत्यादि की सेंट्रल बैंक में और रशिया की सेंट्रल बैंक से अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। तो जितना वॉलेटिलिटी बाजार में, इक्विटी मार्केट्स में, बैंकिंग सिस्टम में ग्लोबली हो रहा है, उसका फायदा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट में हो रहा है। और अगर हम देखें मार्च और अप्रैल में दोनों में जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड ईटीएफ में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ रहे हैं। अमेरिका में देखें तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग उस रिपोर्ट में दिया गया है कि अमेरिकी लोगों का इन्वेस्टमेंट गोल्ड बार्स और गोल्ड कॉइन में अपने उच्चतम स्तर पर देखा गया है पहले 3 महीने में। तो जो उनको घबराहट उनकी बैंकिंग सिस्टम में हो रही है
आए दिन कोई ना कोई बैंक डूब रहा है वहां पर अमेरिका में, तो उससे बचने के लिए अमेरिकी नागरिक गोल्ड कॉइन और गोल्ड बार खरीद रहे हैं। अगर हम पिछले 12 वर्षों का गोल्ड का परफॉर्मेंस अंतरराष्ट्रीय बाजार में देखें डॉलर टर्म्स में, तो 2011 में भी सोने के दाम $2000 के आसपास थे, आज भी $2000 के आसपास है। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम 12 साल से ऑलमोस्ट सेम है। भारत में रुपये की डेप्रिसिएशन की वजह से गोल्ड के दाम अपने उच्चतम स्तर पर है। हमारा ऐसा मानना है कि अगले 6-8 सालों में अगर मुद्रास्फीति की दर ऊपर रही और विश्व में जो थोड़ा अनसर्टेनिटी है वैसा रहा, तो गोल्ड एक अच्छा हेज रहेगा। और इसलिए हमने आपके शो में भी पहले कहा है कि करीबन 10% आपका जो निवेश है, वो निवेश सोने और चांदी में आप डालिए। 7% सोना, 3% चांदी, जो आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप निवेश कीजिए। दोनों सोना और चांदी पिछले 6 महीनों में काफी बढ़ा है, पर अगर आपको स्लोली इकट्ठा करने का मौका अगले 12 महीने में मिले और कोई करेक्शन मिले, तो हम ऐसा मानते हैं कि 10% आपकी पूंजी का हिस्सा जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है, वो गोल्ड और सिल्वर में आप कर सकते हैं। तो अब जब हम ये सिनारियो देख रहे हैं फिरोज, तो सवाल सबसे पहला जो निवेशक हैं वो यही जानना चाहते हैं कि उनका जो सोने का निवेश है या जो अभी समय चल रहा है जिसमें हम रिकॉर्ड हाई पर सोने के दाम देख रहे हैं, क्या यही समय है सोने में नया निवेश करने का? तो आपकी नज़र में फिरोज, क्या अभी गोल्ड में निवेश करें? स्वाति जी, देखिए, बहुत सारी स्थिति होती है एक इन्वेस्टर की, एक कॉमन स्थिति नहीं होती। पॉइंट वन, अगर आपके गोल्ड फिजिकल गोल्ड में है, उसको तो आपको कन्वर्ट करना ही है। दैट्स फर्स्ट एक्शन ऑल अक्रॉस। कोई भी ऐसा हो जिसके पास कॉइन्स और बार पड़ी हो, उसको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में तब्दील करें। पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर आप ऑलरेडी डेट में बैठे हैं, 80% आपका पैसा डेट में है, तो डेट को मूव करके इक्विटी में, मतलब इसमें इक्विटी में लाने में आप घबराते हैं और आपके पास सिर्फ 20% की इक्विटी है, तो आपके पास 80% का डेट है, तो 80% को डेट को गोल्ड बहुत अच्छी तरह से रिप्लेस कर सकता है, स्पेशली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। क्योंकि भले ही आप 61,000 पे खरीदेंगे, बट 7 सालों में जो 2.5% का ब्याज आएगा हर साल और जो टैक्स फ्री गेन मिलेगी, उससे आपकी परचेज कॉस्ट जो 6,100 है, वो घट के ऑलमोस्ट 5,400 हो जानी है, अगर 7 साल अगर आपको ब्याज मिलता गया तो, राइट, जो कि मिलता ही है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में। अगर प्राइमरी इशुएंस नहीं है तो सेकेंडरी में लें, थोड़ा यील्ड का चक्कर पड़ता है। बट पॉइंट वन, मैं ये कहना चाहता हूं कि गोल्ड बॉन्ड्स को कन्वर्ट करें। अगर आप डेट हैवी हैं तो उसमें गोल्ड की बहुत जरूरत है। अगर आप इक्विटी हैवी हैं और संतुलित नहीं है, तो भी गोल्ड की जरूरत है, जैसे चिंतन जी ने कहा, क्योंकि हम जो भी है मैथमेटिकली टेस्ट करते हैं। अगर ये एक चीज है कि भाई गोल्ड से एक पोर्टफोलियो में रिस्क घटता है, तो हमने इसको चेक किया। हमने देखा कि लास्ट 5 सालों में जब निफ्टी गिरी, सबसे ज्यादा गिरी, उन डेट के बीच में गोल्ड का दाम कितना बढ़ा या घटा। तो 5 ऐसे इंस्टेंसेस हमने लास्ट 5 साल में देखे, सबसे ऊंचे तरह से नीचे की तरफ। फॉर एग्जांपल FY21 में 9,800 की निफ्टी घट के 8,823 हुई थी ऑलमोस्ट 1.5 महीने में, तो उसी दौरान गोल्ड 3% से बढ़ा था। वैसे ही इन 5 आउट ऑफ 4 इंस्टेंसेस गोल्ड अप्रिशिएटेड व्हेन निफ्टी फेल द मैक्सिमम। तो एक अच्छा हेज बनता है। फिर दूसरा, इन दोनों का एक मैथमेटिकल स्वभाव कैसा है, वो भी हम मैथमेटिकली चेक कर सकते हैं। तो इनका स्वभाव परे है, मतलब एक दूसरे से वो रिलेटेड नहीं है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बहुत मिनिस्कुल आता है, तो ये हेज बन सकता है। सो इक्विटी हैवी है तो देन यू हैव एन एप्लीकेशन ऑफ गोल्ड। लास्टली, अगर आपके गोल्स जो है वो डॉलर में है, जैसे आपको बच्चों को बाहर पढ़ाने भेजना है, गोल्ड का ग्लोबल टूर करना है, तो ये गोल्ड एक अच्छा माध्यम हो जाता है। सिर्फ ना कि गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं, अब डॉलर भी इकट्ठा कर रहे हैं। इसीलिए जब अगर रुपी डेप्रिशिएट होती है तो गोल्ड प्राइसेस इंडिया में बढ़ते हैं, क्योंकि वो सिर्फ गोल्ड नहीं है, गोल्ड प्लस डॉलर दोनों का फायदा मिल सकता है, स्पेशली अगर आपके गोल्स ग्लोबल हो। ओके, विकल्पों पे एक एक करके बात करते हैं। गोल्ड ईटीएफ का चिंतन, जैसे आपने जिक्र किया था कि यहाँ पर निवेशकों की रुचि अच्छी बढ़ रही है। गोल्ड ईटीएफ में अभी निवेश करने के जो अभी हमें दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए क्या फायदे हैं एक गोल्ड ईटीएफ में पैसे डालने के, और क्या तरीका है? तो जैसे कि फिरोज जी भी बता रहे थे, गोल्ड में निवेश करने का सबसे बढ़िया तरीका तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ही है, क्योंकि वहां पर आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है, और जो टैक्सेशन है, अगर आप रिडेम्पशन तक रखते हो तो आपको टैक्स फ्री मिलता है। पर जो निवेशक अपना थोड़ा हिस्सा ट्रेडिंग के लिए करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं,
वो निवेशक गोल्ड ईटीएफ के में भी निवेश कर सकते हैं। जो आई थिंक मार्च में जो टैक्सेशन चेंजेस हुए, उसमें गोल्ड ईटीएफ का जो इंडेक्सेशन बेनिफिट था वो हट जाने के कारण थोड़ा नेगेटिव न्यूज आया गोल्ड ईटीएफ में। पर अगर हम आमतौर पर निवेशकों को देखें, अगर उनको थोड़ा थोड़ा पैसा गोल्ड ईटीएफ के यूनिट्स खरीदने में लगाना है तो वो लगा पाएंगे। उनको ज्वेलर के पास जाने की जरूरत नहीं, फिजिकल गोल्ड की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, और प्योरिटी का थ्रेट नहीं है। प्योरिटी भी अच्छी खासी रहती है जब गोल्ड ईटीएफ का बैकिंग रहता है। तो अगर निवेशकों को देखें तो अगर उनका जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, एज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एज एलोकेशन, अगर उनको ट्रेडिंग करना है तो गोल्ड ईटीएफ में आप निवेश कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए भी, और ट्रेडिंग के लिए भी, अगर आपको एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन करना है। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि अगर आपको कम से कम 100 रुपए 200 रुपए वैसे भी रोज या हर हफ्ते या हर महीने लगाने हैं, तो आपको गोल्ड ईटीएफ एक आसान तरीके से एक्सचेंज पे आप खरीद सकते हो। तो ये जो सहूलियत है, ये जो कंफर्ट है, सिक्योरिटी है, उसके कारण गोल्ड ईटीएफ आपके इन्वेस्टमेंट में जरूर एक अच्छा एलोकेशन होना चाहिए। गोल्ड ईटीएफ की क्योंकि बात चल रही है, तो क्या हर किस्म के निवेशक के लिए फिरोज आप गोल्ड ईटीएफ रेकमेंड करेंगे? क्योंकि जैसे चिंतन ने कहा और आपने भी कहा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तो डेफिनेटली एक अच्छा और पॉपुलर फेमस विकल्प है ही, पर गोल्ड ईटीएफ कैसे निवेशकों के लिए, कैसे गोल्ड्स के लिए, कितनी अवधि के लिए, टाइम होराइजन के लिए गोल्ड ईटीएफ को किसी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए? कि गोल्ड ईटीएफ जो है वो बहुत जरूरी तो है ही, बिकॉज आपके एक स्ट्रेटेजिक एलोकेशन होता है। देखिए 5-7% तो आप अपना स्ट्रेटेजिक एलोकेशन मान लें। जब आपके 5 से ज्यादा करना हो, 10 पे ले जाना हो, या 5 बिकम्स योर बेयर मिनिमम, फिर 10 पे गए वापस 5 पे आना चाहते हैं, ये जो एक्स्ट्रा होती है वो ट्रांजैक्शनली जो आप करना चाहते हैं, स्ट्रेटेजिकली आपने 5 को डिफाइन कर लिया, तो जो ऊपर वाला है वो आपको ईटीएफ के माध्यम से जरूर करना है। गोल्ड फंड भी अच्छा था, बट अब टैक्सेशन बदल चुकी है। तो गोल्ड फंड की जो टैक्सेशन है, अगर आप गोल्ड फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो ये मान के चलें कि अब लॉन्ग टर्म आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं मिलने वाला। तो इसमें जो टैक्स की डिस्पैरिटी थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और इसमें, अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, स्पेशली हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट के लोगों के लिए। तो आपको पहले तो ये देखना है कि भाई गोल्ड फंड है तो आप उसमें एसआईपी कर रहे हैं, तो जो किस्तें 1 अप्रैल 2023 से जा रही हैं उसमें, उसकी टैक्स रूल्स बड़ी अलग है। सेक्शन 50AA करके एक नया सेक्शन इंक्लूड हुआ फाइनेंस बिल में, फिर वो एक्ट भी बन गया मार्च एंड में। तो ये आपके लिए, मैं हर निवेशक जो एसआईपी कर रहा है गोल्ड फंड में, वो थोड़ा जागे और अपनी स्थिति को परखे कि टैक्स इंप्लीकेशंस आपके कैसे चेंज हुए हैं, बिकॉज हर किसी के टैक्स इंप्लीकेशन अलग होंगे। अगर आप लोएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है तो ये आप इंफॉर्मेशन इग्नोर भी कर सकते हैं। सो पॉइंट वन, कमिंग बैक टू योर पॉइंट स्वाति, जो भी आपकी टैक्टिकल एलोकेशन है वो जरूर आप ईटीएफ से करें, फॉर द ईज ऑफ एग्जीक्यूशन एंड द लो कॉस्ट। आप 7 साल होल्ड नहीं कर सकते ना टैक्टिकल एलोकेशन, 8 साल होल्ड नहीं कर सकते सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। तो उसका जो एक्स्ट्रा है डालना निकालना, जैसे चिंतन जी ने कहा, ट्रेडिंग जो है वो ट्रेडिंग, मतलब प्योर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टैक्टिकल एलोकेशन जो साल भर 2 साल आप बढ़ाते हैं और घटाते हैं, उसके लिए जरूर ईटीएफ जैसा कोई और साधन नहीं। ओके। चिंतन, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपने कहा कि एक काफी अच्छा विकल्प है पैसे डालने का, पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी स्पेशली 8 साल, एक मतलब एक 8 साल का लॉक इन है जिसके तहत आप मैच्योरिटी तक रखते हैं तो आपको टैक्स का फायदा मिलता है। प्री मैच्योर निकासी पर कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो जिसको छोटे अवधि के लिए पैसे रखने हैं गोल्ड में, मतलब गोल्ड में पैसे डाले, गोल्ड में निवेश करना है, तो उसके लिए शायद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ना हो। जिसको थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के लिए रखना हो पैसे, उनके लिए एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेहतर विकल्प रह सकता है। और जिसको छोटे अवधि के लिए पैसे डालने हो तो लिक्विडिटी के लिहाज से आपको लगता है गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड फंड ज्यादा बेहतर विकल्प है? लिक्विडिटी की बात करें तो थोड़े कम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की लिक्विडिटी, नो डाउट। पर अगर निवेशकों का लंबी अवधि में, जैसे आपने बताया कि अगर लॉन्ग एलोकेशन करना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ठीक है। अगर एलोकेशन, टैक्टिकल एलोकेशन, जैसे फिरोज जी भी कह रहे थे, हम नॉर्मली कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का 50-60% अगर आपका इक्विटी में है, 30% हाइब्रिड या डेट में है, और 10% आपको गोल्ड में रखना है, तो वो जो 10% गोल्ड में आप ट्रेड करना चाहते हो, कभी आपको गोल्ड से इक्विटी में मूव करना है, इक्विटी से गोल्ड में मूव करना है, तो वहां पर जो गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड है वो इन्वेस्टर्स के लिए एक सही तरीका रहेगा, क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी के कोई कंस्ट्रेंट नहीं है।
आपको जितना भी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भाव है, जिस भी दिन अगर सपोज कभी मार्केट गिरा और आपको शिफ्ट करना है गोल्ड से इक्विटी, तो आप तुरंत जो गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड फंड है वहां से रिडीम करके या मार्केट में बेच के 1 या 2 दिन में आपके पास जब पैसा आता है आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। अगर आपका गोल्ड ईटीएफ है तो आप सामने सामने भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ईटीएफ में से निकाल के निफ्टी ईटीएफ में डाल दिया। तो अगर आप ट्रेडिंग या फिर एलोकेशन करना चाहते हो तो गोल्ड ईटीएफ एक सही तरीका है, सही जरिया है। और आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है तो जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जो बेनिफिट है वो आपको ज्यादा अच्छे रहेंगे। गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड हम दोनों का जिक्र फिरोज यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत ही माइनर डिफरेंस है दोनों ही स्कीम्स में, क्योंकि जो एक नया निवेशक है या जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है वो ये जानना चाहता है कि वो गोल्ड फंड में पैसे डाले, गोल्ड ईटीएफ में पैसे डाले। क्या बेसिक डिफरेंस है इसमें? स्वाति जी देखिए, गोल्ड फंड एक ग्रुप ऑफ ईटीएफ्स को एक फंड ऑफ फंड जैसे बना के आपको गोल्ड फंड मिलता है। गोल्ड फंड की खासियत यह है कि आप गोल्ड फंड में एसआईपी कर सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ में नहीं कर सकते। आपको अपने ब्रोकर को फोन करके आपको एक्सचेंज पे खरीदना पड़ता है, आप एसआईपी नहीं कर सकते। पॉइंट वन। गोल्ड फंड क्या है कि आप जो फंड मैनेजर है वो 3-4 ईटीएफ को एक बना के उसका आप 1000 रुपए की भी एसआईपी कर सकते हैं, 500 रुपए की भी एसआईपी कर सकते हैं। पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर आप ईटीएफ करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने देखा है कि काफी सारे ब्रोकिंग जो क्लाइंट्स हैं वो इतनी ज्यादा ब्रोकरेज भी दे देते हैं, 0.5 0.75 भी दिया हुआ देखता हूं। सो अगर आप ईटीएफ खरीद रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। वो ब्रोकरेज कितनी है ये नेगोशिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रोकिंग जो है बिजनेस लास्ट 8-10 साल में ऐसा इवॉल्व हुआ है कि कोई जीरो भी लेता है, प्रैक्टिकली जीरो लेता है, कोई और 0.% भी ले लेता है। तो आपने बात करके नेगोशिएट करना है। सो ब्रोकरेज नहीं होगी गोल्ड ईटीएफ में, गोल्ड फंड में, और गोल्ड ईटीएफ में ब्रोकरेज होगी। दीज आर सटल डिफरेंसेस। बोथ डू अ सिमिलर जॉब, बट एक की टिकट साइज कम है, दूसरी की बड़ी है। एक में ब्रोकरेज है, एक में ब्रोकरेज नहीं है। सो ईटीएफ खरीदने से पहले ब्रोकरेज जरूर देखें। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक्सचेंज पे खरीदने से पहले ब्रोकरेज जरूर देखें। अगर आप प्राइमरी खरीद रहे हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में तो यू सी व्हाट यू गेट एंड यू गेट व्हाट यू सी। बट अगर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो वो नेगोशिएशन काफी रिटेल निवेशक करना भूल जाते हैं, और बड़े क्लाइंट तो नेगोशिएट कर ही लेते हैं बट रिटेल रह जाता है। तो कैसे बनाए गोल्डन पोर्टफोलियो? सोने में निवेश करने का क्या ये है सही समय? बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू के चिंतन हरिया से और आनंद राठी वेल्थ से फिरोज अजीज हमारे साथ हैं। जैसा जिक्र किया था अभी फिरोज, मैं इनफैक्ट आपसे जानूं अगर कि जो ये डेट के टैक्सेशन रूल्स बदले हैं उसके बाद अप्रैल ऑनवर्ड्स या अभी जो एक फ्रेश निवेश करना चाहते हैं गोल्ड ईटीएफ में, तो उनके लिए अभी क्या आपको लगता है उनको किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, या फिर यह एक डैम्पनर हो सकता है इस कैटेगरी के लिए? क्योंकि जिस तरीके से डेट रूल में बदलाव हुए हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के बेनिफिट अब नहीं मिलेंगे, उसका एक इम्पैक्ट आने वाले टाइम में पड़ेगा। स्वाति जी देखिए, अगर ये टॉपिक पे हैं तो 1-2 मिनट उस पे सेक्शन पे स्पेंड करना जरूरी है। अगर इसकी समझ जहन में बैठती है तब जाके बाकी सारा मैथ ऐड हो जाता है। सेक्शन 50A जो कहता है कि भाई अगर 35% इक्विटी में ना हो, अगर आप रिस्क ही नहीं ले रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं मिलेगा, ना कि उसके साथ जुड़ी हुई जो बेनिफिट है इंडेक्सेशन नहीं मिलेगी। तो सेक्शन 48 इंडेक्सेशन देता है, वो भी नहीं मिलने वाला। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी आप कभी घुस ही नहीं पाएंगे भले ही 20 साल होल्ड कर लें। ये कहता है सेक्शन 50A, अगर 35% इंडियन इक्विटीज लिस्टेड वाली में ना हो तो। अब गोल्ड फंड में तो 35% इक्विटी है नहीं, सिर्फ गोल्ड फंड है, गोल्ड है। डेट फंड्स में भी सिर्फ डेट है। तो ऐसे काफी सारी इंडस्ट्री में ऐसे प्रोडक्ट भी आएंगे जो मल्टी एसेट होंगे, जिसमें 35% की इक्विटी होगी, शायद 20-30% का डेट होगा, एक तिहाई गोल्ड में होगा। तो आपको अगर आप गोल्ड फंड खरीद रहे हैं तो आपको अब थोड़ा देखना है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जिसमें तीनों एसेट क्लासेस मिल सकें, स्पेशली फॉर रिटेल। ऐसे प्रोडक्ट मेरे हिसाब से अप्रूवल पे भी आ रहे हैं, सेबी के पास अप्रूवल के लिए एएमसीज डाल रही हैं। आई एम श्योर एएमसीज विल रिकैलिब्रेट कंबाइनिंग 2-3 एसेट्स टू मेक श्योर दैट कोई भी क्लाइंट थोड़ा सा इक्विटी का रिस्क ले रहा हो और टैक्स बेनिफिट लॉन्ग टर्म का मिल सके। क्योंकि लॉन्ग टर्म का जो मिलता है स्वाति जी टैक्स बेनिफिट, 3 साल होल्ड करने पे आपकी टैक्सेशन तो 20% हो जाती है, और ना कि 30%, या मार्जिनल टैक्स रेट से आप 20% पे आ जाते हैं। वो इतना बड़ा बेनिफिट नहीं। ये बेनिफिट ज्यादा है कि आपको महंगाई जितने की महंगाई है उतने पे तो टैक्स भरना ही नहीं। अगर आपकी रिटर्न आई 8% की और महंगाई आई 6 की, तो आपको सिर्फ 2% पे, 8 - 6
2% पे ही 20% भरना है। तो ये जो डिस्काउंट मिलता है महंगाई जितना इंडेक्सेशन का सेक्शन 48 के तहत, वो इनवैल्यूएबल है, तो वो मिस नहीं करेगी। एएमसीज ऑलरेडी हैव सम मल्टी एसेट फंड्स, उसका आप थोड़ी जांच पड़ताल करके वैसे एसेट्स ऐसे उसमें एसआईपी कर दे, उसमें गोल्ड भी मिल जाए आपको, ऐसा प्रबंध करना पड़ेगा ताकि ये सेक्शन 50A की मार आपको ना पड़े। मैं इनफैक्ट क्योंकि चिंतन हमारे साथ है ही आईसीआईसीआई प्रू से, उनसे इस पर एक कमेंट लेना चाहूंगी। चिंतन, क्या ये कुछ ये जो कहा है फिरोज ने, ऐसा कुछ वे आउट निकाला जा सकता है? तो अगर हम 2018 की जो स्कीम कैटेगराइजेशन रेगुलेटर की जो दी गई है वो काफी विस्तार से दी गई है, और उसमें जो कैटेगरीज है उसमें मल्टी एसेट कैटेगरी ऑलरेडी है, जहां पर इक्विटी, डेट और जो कमोडिटीज है मेनली गोल्ड, उसमें निवेश होता है। तो मल्टी एसेट फंड्स जो हम कहते हैं या मल्टी एसेट कैटेगरी वो ऑलरेडी है, तो निवेशक उसमें एसआईपी भी कर सकते हैं, लमसम भी निवेश कर सकते हैं, तो एक कैटेगरी ऑलरेडी है। उसके अलावा ये जो 35% का रूल आया है, उसके लिए अगर कोई कैटेगरी नई जारी करे अगर रेगुलेटर, और अगर एमफी के द्वारा रिप्रेजेंटेशन हो और ऐसा कुछ आए, तभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वैसे देखेंगे। पर एज ऑफ नाउ भी अभी भी हम देखें तो मल्टी एसेट एज अ कैटेगरी ऑलरेडी है, और निवेशक उसमें इन्वेस्ट करके जो भारतीय इक्विटीज, क्योंकि इक्विटीज एक ऐसा एसेट क्लास है, अगर हम पास्ट रिटर्न्स की बात करें तो इक्विटीज एक ऐसा एसेट क्लास है जो मुद्रास्फीति की दर को बीट करने में निवेशकों को सबसे ज्यादा लाभ दे सकता है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट की अवधि लंबी हो तो इक्विटी, डेट और गोल्ड, अगर तीनों का मिश्रण आपको मल्टी एसेट फंड में मिलता है, तो हमारे हिसाब से अगर आपके पास समय है और आप 5 साल से ज्यादा का निवेश करना चाहते हो, तो आप मल्टी एसेट फंड्स के द्वारा इक्विटी, डेट, गोल्ड और बाकी जो कमोडिटीज अगर निवेश करती है वो पर्टिकुलर फंड, तो उसका आप पूरा लाभ उठाइए। नई कैटेगरीज अगर कोई आती है तो तभी देखा जाएगा, उसके ऊपर चर्चा चल रही है, पर कुछ कंक्लूजन एज ऑफ नाउ अभी नहीं है। ओके, और सम अप करने के लिए फिरोज आपसे जानना चाहेंगे कौन सी चीजें ध्यान में रखें जब अभी जो लोग अब गोल्ड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। एक मन में काफी लालसा आती है लोगों की कि फिजिकल गोल्ड खरीद लेते हैं, लेकिन उसके भी अपने डीमेरिट्स हैं, वो भी जरा बताइए हमारे दर्शकों को, और किन बातों का ख्याल रखें? ये फिजिकल गोल्ड अदर देन ऑर्नामेंट्स, देखिए ऑर्नामेंट्स तो उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसकी कोई एस्पिरेशन है, पहन के जाएंगे आप, वो तो मना नहीं कर सकते, वरना 50% ऑफ इंडिया विल बी अगेंस्ट अस गिविंग दैट रिकमेंडेशन दैट ऑर्नामेंट नहीं खरीदना है। बट जो फिजिकल गोल्ड है कॉइन्स और बार्स में, उसके ऊपर आपको जीएसटी लगती है, आपको फिजिकली स्टोर करना पड़ता है, काफी बार 1-2% की ज्वेलर की मार्जिन आ जाती है, तो बहुत सारे जो डिसएडवांटेजेस हैं वो हैं। अब अगर आपको एक बहुत अच्छे रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड जो एक सबसे रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एंड ये साबित हो सकता है, तो ऐसा कोई भ्रम नहीं है कि कोई चिट फंड वाले ने आपको गोल्ड फंड की एक स्कीम दी है। ये म्यूचुअल फंड एक 41 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली की प्लेटफॉर्म है, इतनी सारी स्कीमें हैं, तो उसके माध्यम से मिल रहा है, तो रिस्क कम है आपको। या दूसरा माध्यम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थप्पा लगा दिया कि भाई ये पैसे आपको मिल जाएंगे। तो आपको फिजिकल जो नेचर होती है वो सेफ्टी के लिए आदमी कहता है कि भाई मेरे कमरों में पड़ा हुआ है कोई, बट अगर आपको गवर्नमेंट दे रही है या फिर म्यूचुअल फंड जैसा प्लेटफॉर्म दे रहा है आपको उसकी रिटर्न की रिलेशन, तो उस पर इतना घबराने की जरूरत है। आपको ये ध्यान रखना है कि गोल्ड की आपकी स्ट्रेटेजिक एलोकेशन क्या है, ये देखना है, और स्ट्रेटेजिक एलोकेशन के बाद टैक्टिकल एलोकेशन क्या है। स्ट्रेटेजिक के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, टैक्टिकल के लिए ईटीएफ, और आपके 4 एप्लीकेशंस हैं उसके। अगर आपके पास डेट ज्यादा है तो गोल्ड की जरूरत है, इक्विटी बहुत ज्यादा है तो भी गोल्ड की जरूरत है, ग्लोबल गोल्ड्स हैं तो भी गोल्ड की जरूरत है। सो आई थिंक इफ यू कीप ऑल दिस इन माइंड एंड डिसाइड योर स्ट्रेटेजिक एलोकेशन, और आप यू कैन श्योरली अब्सॉर्ब द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द रिटर्न। बिल्कुल, समय इतना ही है। चर्चा में शामिल होने के लिए फिरोज और चिंतन, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे। जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को कि कैसे गोल्ड में सही स्ट्रैटेजी के साथ आप निवेश कर सकते हैं, और क्या यही सही समय है सोने में निवेश का, तो उसका जवाब भी आपको शो में मिल गया होगा।